नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें मैं आप लोगों को अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बता चुका हूं। उनकी यूनिट के बारे में बता चुका हूं। उनकी यूनिट को किस तरीके से डेफिनेट किया गया, किस तरीके से उसकी यूनिट को बनाया गया है, वो मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, तो अभी तक हम 7 फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, साथ ही साथ में उनकी यूनिट के बारे में भी हम समझ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो है प्रैक्टिकल यूनिट के ऊपर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट, क्या होती है प्रैक्टिकल यूनिट, उन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हम समझते हैं। अब जनरली बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में समझिएगा, कुछ ऐसी यूनिट भी है जैसे एसआई सिस्टम ने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट तो बनाई दी है, और एसआई सिस्टम या हमने इस तरीके से डिसीजन लिया था कि हम जो अब काम करेंगे वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ही काम करेंगे या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं बहुत जगह पर हमने देखा, जब हम डे टू डे लाइफ में या हमारे प्रैक्टिकली जब हम उन यूनिट को अप्लाई करने लगे तो हमको पता चला कि ये अनकन्वीनियंट है, यानी बहुत अच्छे हमारे काम के नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हमको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा था। अब किस तरीके से, अब कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से क्रिएट हो रहा था, तो देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे सामने क्या था कि जब हमने क्या करा कि हमको कहीं पर एरिया खरीदना है, मतलब एरिया मतलब एक प्लॉट खरीदना है या खेत खरीदना है। अब एरिया या खेत खरीदना है तो हम गए कहां पर, पंजाब पर। तो पंजाब में जो क्या हुआ, तो पंजाब में एक साइज डिसाइड हुआ जिसका लेंथ और इतना बड़ा कुछ, ये लेंथ और ये ब्रेथ करके इस तरीके से एक एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक एरिया डिसाइड हुआ। और उस एरिया के प्रैक्टिकल यूनिट जो है, वहां के लोगों ने अपने आपसी संयोग से डिसीजन लिया कि हम इसे मानेंगे मरले। अब मरले मानेंगे तो पंजाब के व्यक्ति तो बिल्कुल समझते हैं मरले क्या होता है। अब मरले मतलब उनके पास में जो भी उनके लेंथ होती हो, ब्रेथ होती हो, उसका एक एरिया उनको अपने माइंड में एक फिट था या समझते थे, वो लोग आपस में एक दूसरे के तालमेल से समझते थे। तो वो यूनिट उनके लिए वहां पर क्या हो गई, प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। जबकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने या एसआई सिस्टम ने तो उसके लिए क्या यूनिट डिसाइड करी थी, मीटर में डिसाइड करी थी, लेकिन वो मीटर में डील नहीं कर रहे थे, तो मरले में डील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे, वो उनके लिए कन्वीनियंट यूनिट थी, बहुत अच्छे से उसको समझ पा रहे थे। फिर इसी तरह से हम कहाँ चले जाएं, बंगाल तरफ चले जाएं, तो बंगाल के तरफ, बंगाल वाले इस इलाके में चले जाए तो वहां बीघा चलता है, बीघा चलता है, 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन। ठीक है, तो इस तरीके से तो वहां पर क्या था, बीघा चलता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एकड़ चलता है। अब इस तरीके से क्या हुआ, तो हम सभी लोगों ने आपस के, जिनको फिजिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, फिजिक्स से बहुत ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में जीने के लिए उन लोगों को कुछ यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी, और वो यूनिट जब उन्होंने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से उठाने की कोशिश करी तो वो उनको बहुत अनकन्वीनियंट लगी, नॉन कन्वीनियंट लगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, या उसको बोल पाना या उसको एक्सप्रेस कर पाना या तो बहुत बड़ा हो रहा था या बहुत छोटा हो रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होने लगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, तो अब हम लोगों को आज के इस लेक्चर में यही प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आज भी भारत के या बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, हम प्रैक्टिकल यूनिट पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे प्रैक्टिकल यूनिट के साथ साथ हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन फंडामेंटल और प्रैक्टिकल यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मैं और भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ कि प्रैक्टिकल यूनिट को एक और एग्जांपल से हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात, जैसे हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है, हमारी डे टू डे लाइफ या दुनिया की जो लाइफ होती है, उस लाइफ में हम क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रोसेस हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में होता है वो है कृषि उत्पादन। ठीक है, यानी कृषि में क्या होता है, हम बहुत सारा अनाज उगाते हैं और उस अनाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ में हम उसको खरीदना बेचना भी करते हैं। सबसे ज्यादा यही काम होता है। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि जो केजी जो सिस्टम था, तो केजी जब अनाज को लेने देने की बात कर रहे थे तो वहां पर केजी जो यूनिट आई वो बहुत छोटी यूनिट होने लगी। अब किस तरीके से कि जैसे जनरली हम जब मार्केट जाते हैं तो हम एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में जब जाते हैं सब्जियां खरीदते हैं
तो वहां पर तो ये यूनिट इजी थी, समझना आसान थी कि 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, पौन पाव दे दो या पौन किलो दे दो। हम इसको आसानी से डील कर पा रहे थे, आसानी से समझ पा रहे थे। लेकिन जब में क्या हुआ, तो जब हम अनाज, जो ज्यादा अमाउंट में अनाज खरीदने, जब बेचने की अगर जब हम बात करने लगे, तो वहां पर क्या हुआ कि एक ट्रक में अनाज रखा हुआ था और मैंने ट्रक वाले से पूछा, भाई इसमें कितना अनाज है? तो वो हमको बोलता है कि इसके अंदर 15,203 किलो अनाज है। अब 15,203 किलो अनाज है। दूसरे ही ट्रक वाले से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे ट्रक में कितना अनाज है? तो वो बोलता है मुझसे कि 14,301 किलो इसके अंदर अनाज है। तो अब हम इन लोगों को यहां पर जब बहुत ज्यादा हम हमारे माइंड पे दिमाग लगाते हैं, तब हमको पता चलता है कि यार एक ट्रक में अनाज ज्यादा और एक ट्रक में अनाज कम। लेकिन फिर भी उनके क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्वीनियंट, थोड़ा सा प्रॉपर कन्वीनियंट ये यूनिट नहीं हो रह पाई केजी। तो अब क्या हुआ कि यहां पर हम सभी लोगों ने सोचा कि यार केजी जो सिस्टम है या केजी जो एसआई सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने बनाया है, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर उसको यूज कर पाना अनकन्वीनियंट था, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब इसलिए क्या हुआ कि एक साधारण व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको ये समझाना कि ये 16,302 केजी कितना होता है, थोड़ा सा टफ होने लगा, उसको भी समझना थोड़ा सा टफ होने लगा। ठीक है, तब अब क्या हुआ कि यहाँ के सारे लोग जब इकट्ठे हुए, आपस के लोग वहां पर प्रैक्टिकली यूनिट बनाने के लिए आपस में इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया कि यार गेहूं खरीदना बेचना तो है। तो उन्होंने क्या करा, जो एक छोटे साइज का जो बोरा होता है, छोटे साइज का बोरा, उसके अंदर जब हम गेहूं भरते हैं, तो उसके अंदर जब गेहूं भरते हैं तो अप्रॉक्स उसके अंदर 40 किलो गेहूं आता है। 40 किलो गेहूं आता है, तो उसको उन्होंने बोला कि ये जो इसके इस बोरे के अंदर, ये छोटी बोरी के अंदर जो अनाज आया है वो 40 किलो है, लेकिन हम उसको बोलेंगे 1 मन। कितना? 1 मन बोलने लगे उसको। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर 2 बोरी भर दी तो अनाज कितना हो जाएगा? 2 मन। इसी तरीके से 10 बोरी भर दी तो 10 मन। इसी तरीके से जो बड़े शेप का जो बोरा होता है, बड़े शेप का बोरा, उसको उन्होंने जब पूरे गेहूं से भर दिया तो उसको क्या बोलने लगे? 1 क्विंटल। अब 1 क्विंटल बोलने लगे और उन्होंने क्या करा, उसको कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से जोड़ा। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से किस तरीके से जोड़ा कि इसके अंदर जब भी हम अनाज भरेंगे, तो ये अनाज को जब भी हम पूरा, इस बोरे को जब भी हम फुल भरेंगे, तो इसके अंदर 1000 किलो गेहूं आएगा। अब 1000 किलो अगर गेहूं आ रहा है और इसको फिक्स कर दिया, भाई इसको भरते टाइम ना तो हम इससे ज्यादा भरेंगे ना इससे कम भरेंगे, लेकिन अब उसको 1000 किलो ना बोल के उस बोरे को हम क्या बोलने लगे कि इसके अंदर कितना अनाज है, तो वो अनाज है 1 क्विंटल। अब ये बड़ा आसान हो गया। अब 1 क्विंटल यहां पर एक प्रैक्टिकल यूनिट बना दी, और वो आसान किस तरीके से हो गया कि इसके लिए हम कहां जाने लगे। अब मैं गया और मैंने जाके क्या बोल दिया कि मुझे 5 क्विंटल अनाज चाहिए। तो वहां पर जो बैठा हुआ मुंशी जो भी है, जो भी अनाज का विक्रेता है, वो क्या बोलेगा अपने मजदूर से कि जाओ 5 बोरे चढ़ा दो अनिल सर की गाड़ी पे। तो वो क्या होगा, 5 बोरे, 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा, 5 बोरे ऐसे चढ़ा देगा। इस तरीके से मेरे पास कितना अनाज पहुंच गया? 5 क्विंटल। अब मैं चाहूं तो अब मुझे मालूम है कि 1 क्विंटल में 1000 किलो आता है, तो मैं अगर स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन साथ ही साथ में हम बड़े आसानी से समझने लगे कि 1 क्विंटल कितना होता है। मुझे भी समझ में आने लगा, बेचने वाले को भी समझ में आने लगा, और इवन जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी वो 1 क्विंटल आसानी से समझ में आने लगा कि 1 बोरा पूरा भर जाएगा तो 1 क्विंटल आ जाएगा। तो ये हमने क्या बनाई, तो ये एक जो है, जो हमारे आपस के सामंजस्य से जो एक यूनिट बनी, दैट यूनिट इज क्विंटल। और ये मास की एक हमारे एक यूनिट बने, और इस यूनिट को हमने नाम रखा दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट। अब अलग अलग देशों में प्रैक्टिकल यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं तो हमको हमारे देश की प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट्स आज भी काम करती है, आगे भी काम करेगी। तो फिजिक्स में बहुत बार होगा कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये प्रैक्टिकल यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट को इस प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको प्रैक्टिकल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट जो एसआई सिस्टम ने बने हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या होती है वो सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगी।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों प्रैक्टिकल यूनिट को पढ़ रहा है हमें, या क्यों हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं कि जब हम लोगों ने क्या करा कि गेहूं या अनाज के बोरे को भरने की बात है, तब तक तो प्रैक्टिकल यूनिट काम आई। लेकिन जब हम लोग क्या करने लगे, जब हम लोग अनाज भरने लगे, अनाज की जगह पर हमने अगर कोयला या रेत अगर मैं भरने की बात करूं, जो घरों में पलस्तर होता है, जब रेत की अगर मैं बात करता हूं, तो अब रेत को बोरों में भर भर के तो यहां पर पहुंचाते नहीं, वो तो ट्रक में ही पूरा आता है। अब उसके लिए कैसा सिस्टम, तो अब वहां पर वो क्विंटल वाली यूनिट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं थी, बहुत ज्यादा काम की नहीं बची। तब हमको मिलकर एक नया डिसीजन लेना पड़ा कि यार एक ढेर हम देखा और उस ढेर को हमने नाम दे दिया कि ये जो ढेर है, इस ढेर के ऊपर जो रेत होगी, इस रेत को हमने बोल दिया कि 1 टन। कितना बच्चों, अब 1 टन बोल दिया। और उसको हमने हमारी बेसिक क्वांटिटी से कंपेयर करा, तो हमने ये देखा कि 1 टन बराबर जो होता है वो 1000 केजी होता है। इसका मतलब उस ढेर को हमने नाम दे दिया 1 टन, लेकिन उसके अंदर जो रेत होगी वो कितनी होगी, तो दैट जो उसके अंदर रेत होगी वो 1000 केजी की होगी, 1000 किलो रेत होगी। ठीक है, अब इस तरीके से तो हमने क्या हो गया कि अब यहां पर जब मैं रेत देने जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं बोलना पड़ता कि मुझे 12,000 किलो रेत चाहिए। अब 12,000 किलो रेत चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ वहां जाकर क्या बोलूंगा कि मुझे भैया 12 टन रेत चाहिए। तो बहुत छोटा नंबर हो गया, समझना भी आसान हो गया, बोलना भी आसान हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिकल यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने लेंथ की भी प्रैक्टिकल यूनिट बनाई, साथ ही साथ में हमने टाइम की भी प्रैक्टिकल यूनिट बनाई। अब टाइम की एक यूनिट जो हमको पता है वो यूनिट क्या है, दैट इज सेकेंड, जो फंडामेंटल यूनिट्स हमने बने। लेकिन हमने इसकी और प्रैक्टिकल यूनिट क्या बनाई, तो हमने देखा कि भैया सूरज यहां से उगता है, फिर ठीक अगले ही दिन सूरज फिर से मुझे यहां से उगते दिखता है। तो मैंने क्या बोला कि जब सूरज एक बार उगेगा, डूब के फिर दोबारा उगेगा, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी एक क्रिया को मैं क्या बोलूंगा, एक दिन। तो एक दिन यहां पर हमने क्या करी, जो 1 डे बनाया हमने, ये हमारी क्या बन गई, एक प्रैक्टिकल यूनिट। इसी तरीके से हमने मंथ बनाए, ईयर बनाए, ये सभी क्या है, हमारे प्रैक्टिकल यूनिट। लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है टाइम की, वो क्या है, सेकेंड। लेकिन फिर भी हम डील जो करते हैं, हमको ईयर्स, मंथ, वीक्स, डे, आवर्स, ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम हमारे न्यूमेरिकल को या हमारे नॉलेज को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बच्चों मैं आप लोगों से फिर से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखते हो, तब आप लोगों से निवेदन है कि आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल मैं थ्योरी आप लोगों के लिए लाता हूं, ताकि आप अपने 12th में जो भी आप स्टेट बोर्ड, जिस भी या सीबीएसई में भी आप इवन स्टडी कर रहे हो, तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, नोट्स भी आपके बनते जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप अच्छी तरीके से लिखते चलोगे तो आप लोग नीट आईआईटी जैसे एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए काम आएगी। मैं आप लोगों को नीट तक के लेवल का जो है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो है वो बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। साथ ही साथ में हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाई, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से बता चुका हूं। अब इसी तरीके से हमने जब प्रैक्टिकल यूनिट बने, तो इन सभी की प्रैक्टिकल यूनिट हमने बहुत सारी बना ली। अब बहुत सारी बना ली, सॉरी ठीक है, तो बहुत सारी हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स बना ली। अब जब बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स बना ली, तो ये तो बहुत सारी हो गई, जिनको याद रखना आसान नहीं था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसलिए आज के जो लेक्चर में या हम इस चैप्टर में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रैक्टिकल यूनिट्स को पढ़ेंगे। वो है लेंथ की, फिर दूसरा है मास की, और तीसरा है टाइम की। करंट की भी फंडामेंटल या प्रैक्टिकल यूनिट्स अलग होती हैं, तो हम उसको जैसे जैसे हम आगे हमारे नॉलेज को गेन करते जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम 12th क्लास के किसी चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ मैं आपको 12th क्लास में ही स्टडी करवाऊंगा। ठीक है,
सॉरी 11th क्लास में ही स्टडी करवाऊंगा। 11th क्लास के आगे आने वाले चैप्टर्स में वहां पर हम उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में मैं उसी टाइम पर आपको उसकी फंडामेंटल प्रैक्टिकल यूनिट, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो सब मैं समझाते जाऊंगा। लेकिन जो बेसिक हम लोगों को पढ़ना है वो 3 यूनिट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होती है हमारे पास, तो सबसे पहली चीज देखिएगा, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी, लेंथ की। तो हम जो पहली फंडामेंटल प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंथ की। अब देखिए बच्चों, लेंथ की क्या होती है, तो हमारे पास जो लेंथ की जो एसआई सिस्टम ने हमें, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, या फंडामेंटल जो यूनिट लेंथ की हमें मिली है वो यूनिट क्या है हमारे पास, वो यूनिट है मीटर। कि मीटर हम लोगों को समझ में आता है, मीटर की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, मीटर हम लोग आसानी से समझते हैं। लेकिन अब इसकी प्रैक्टिकल यूनिट कहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, तो अब क्या हुआ कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करने लगे, मतलब हम कहां पर जाने लगे, जब मैं यहां से अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स की बात करने लगा। अर्थ से एक्चुअली मून कितना, अर्थ से मून कितना दूर है, या अर्थ से कोई प्लैनेट जैसे जुपिटर कितना दूर है, मर्क्यूरी कितना मुझसे दूर है, वीनस मुझसे कितना दूर है। तो ये हम जब यहाँ पर प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस की, हमारा अर्थ खुद एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर मीटर जो यूनिट है, ठीक है, वो होने लगी हमारे पास बहुत छोटी। इवन यहाँ पर जो किलोमीटर वाली सिस्टम में हमने जो किलोमीटर यूनिट बनाई वो भी हमें बहुत छोटी लगने लगी। यानी जब हम बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा 1,00,000 किलोमीटर, मतलब करोड़ मीटर किलोमीटर। तो इस तरीके से आगे एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा जो कन्वीनियंट नहीं होगा, याद करना प्रॉपर मुश्किल होगा, समझना मुश्किल होगा। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लॉन्ग लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, जो लंबी डिस्टेंस। तो हमने सबसे पहली जो यूनिट बनी है वो यूनिट बनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बहुत अच्छा। तो हमने सबसे पहले जो यूनिट बनाई वो बनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली हमने क्यों बनाई, क्या यूज करने पड़ा, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जब साइंस को समझने लगे, हमारे आउटर वर्ल्ड को समझने लगे, तब हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये पड़ी कि हम हमारे अर्थ के अलावा भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वहां तक जाना चाहते थे, वो हमसे कितनी दूर है उनके डिस्टेंसेस को मेजर करना चाहते थे। तब हमने हमारे पास जो मीटर यूनिट है बहुत छोटी पड़ने लगी, किलोमीटर जो यूनिट हमने बनाई थी वो भी बहुत छोटी पड़ने लगी। तब हमने क्या करा कि हमें एक दूसरी यूनिट की जरूरत पड़ने पड़ी जो प्रैक्टिकली जब हम हमारे अर्थ से दूसरे प्लेनेट तक के डिस्टेंस को नापने के लिए काम करे, ऐसी हमें एक प्रैक्टिकल यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी, और वो प्रैक्टिकल यूनिट हमने बने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज जो होता है वो प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि हमारे अर्थ से सन की जितनी दूरी है, तो हमारे अर्थ से सन की जितनी दूरी है उस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, और उस डिस्टेंस को हमने बोलने लगा कि ये जो डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्यों अच्छा, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों बोला, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम अर्थ के बाहर की बात करते हैं, अर्थ के बाहर दूसरे प्लैनेट्स, मून, स्टार्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम उसे एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने एक यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम रखा एस्ट्रोनॉमी यूनिट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, अर्थ से दूसरे प्लेनेट के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो हमने इसको किस तरीके से माना, तो हमने इसको इस तरीके से माना कि जो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ से सन तक की जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी उस डिस्टेंसेस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलने लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल यूनिट मानी। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहां पर एक वर्ड आया बच्चों, मीनिंग का मतलब समझना। सबसे स्टार्टिंग में जब ये यूनिट बनी थी तब तक हमारा ज्ञान कहां तक था कि जो सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ जो अर्थ जो है, हमें पहले ये पता था कि सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हर समय पर क्या होगी, रेडियस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी सन से अर्थ की।
लेकिन हमें बाद में ये पता चला, केपलर्स लॉ के जरिए हमें ये पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल शेप में मूव करती है, दीर्घवृत्ताकार पाथ पे गति करती है, यानी कुछ अंडाकार मार्ग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सन है और अर्थ कुछ इस तरीके से इस पाथ में मूव करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी तो हर बार ये डिस्टेंसेस क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। अब ये डिस्टेंस इस तरीके से चेंज होते जाएगी तो वहां पर जो हमने पहले इसकी डेफिनेशन बनाई थी वो डेफिनेशन गलत हो जाती। तो इसलिए हमने क्या करा कि सन से जो अर्थ तक की डिस्टेंस है वो हर बार अलग अलग होगी। तो हमने इन सारी डिस्टेंसेस को मेजर किया और मेजर करने के बाद इसका एक मीन निकाला, एक एवरेज निकाला, और हमारे उस डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज कर लिया मीन। तो अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मीन डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको प्रैक्टिकल यूनिट के साथ साथ उसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है वो देखते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये मीटर जो है वो एसआई सिस्टम की यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी। तो इसमें और हमारी प्रैक्टिकल यूनिट में हमको कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब क्या होने लगा, ये भी थोड़ा सा हम लोगों को अनकन्वीनियंट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर था, याद रखने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान लिया। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो ये हमने क्या करा, प्रैक्टिकल यूनिट मानी। और ये प्रैक्टिकल यूनिट कैसे बनी, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट बनी सन से अर्थ तक की मीन डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल, और वो कितना होता है, तो वो होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ही बनी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब हम यहां तक तो ठीक था, यहां तक हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे काम, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को समझ रहे थे। तो सोलर सिस्टम में हम हमारे प्लैनेट्स को समझ रहे थे किस तरीके से, जैसे यहां से यहां तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या है कि सन से अर्थ तक की डिस्टेंस। अब हमको ये पता करना है कि मार्स कितना दूर है या फिर जुपिटर कितना दूर है। तो हमने जुपिटर के लिए यूनिट बने, जुपिटर के लिए बोल दिया कि 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जब हम सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसके 4 गुने के बराबर जुपिटर हमसे दूर होगा। तो इस तरीके से हमारे लिए ये आसानी से बन गई। लेकिन जब हम लोग कहां पर बात करने लगे, जब हम लोग कहां पर दूसरे स्टार्स की बात करने लगे। अब दूसरे स्टार्स को जब हमने देखा, उनकी डिस्टेंसेस को मापने की कोशिश करी, तो हमें ये पता चला कि ये जो स्टार्स होते हैं ये हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इन डिस्टेंसेस के सामने क्या हो जाएगी, बहुत छोटी पड़ने लग जाएगी, अच्छे से हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसलिए अब हमने अगली जो यूनिट बनाई है वो लाइट ईयर। अब यहां पर बच्चे अक्सर इसके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट ईयर, देखिए यहां पर जैसे ईयर वर्ड आ रहा है, अब लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे ईयर वर्ड आया तो ये अक्सर सोचते हैं कि टाइम की यूनिट है। बच्चों ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये बात याद रखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हमारे पास क्या हुआ कि हमने लाइट को चलने दिया। हमें ये पता है कि लाइट जब आगे निकलती है, लाइट जब चलती है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की हमने देखा कि स्पीड जो थी वो कितनी थी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इतनी थी, तो हमने क्या सोचा कि हमने ये देखा कि यार 1 सेकेंड में जो लाइट है वो इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। तो हमने सोचा इस लाइट को और जाने दो। तो इस लाइट को हमने जाने दिया, 1 घंटे तक जाने दिया, 1 दिन तक जाने दिया। ऐसे करते करते इस लाइट को हमने कब तक चलने दिया, पूरे 1 साल तक चलने दिया। यानी कितना हमने इस लाइट को कितना आगे ट्रेवल करने दिया, 1 साल तक इसको जब हमने ट्रेवल करने दिया। ठीक है, तो 1 साल में लाइट यहां से निकल के जितने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, तो ये डिस्टेंस जब यहां से वहां तक गई तो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, दैट डिस्टेंस इज 1 लाइट ईयर। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा।
अगर मैंने क्या करा, यहाँ से लेजर लाइट चमकाई, लेजर लाइट जलाई, तो वो लेजर लाइट आज से निकली और निकलने के बाद पूरे 1 साल बाद वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और ये बहुत बड़ी यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन। तो 1 लाइट ईयर इज दैट लेंथ, ठीक है, समझिए लेंथ की यूनिट है ये। 1 लाइट ईयर इज दैट लेंथ विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। अब लाइट जब 1 साल तक, तो हमने क्या करा इसको, तो 1 साल तक चलने दिया, तो हमको मालूम है 1 साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये 365 दिन हम मान रहे हैं, 365 एंड 1/4 डे होता है उसके अंदर, लेकिन हम 365 मान रहे हैं, ठीक है। 365 दिन होते हैं। एक दिन में हमें मालूम है कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इस तरीके से जब हमने, तो इस तरीके से यहां तक हम पूरा सेकंड तक आ गए, ठीक है। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसल, अब हमारे पास सिर्फ यूनिट किसकी बनी, मीटर बचा। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो इतना सब पूरे का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में हमारे पास बचेगा मीटर। तो मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कुल मिला के ये जो पूरा यूनिट बनी है वो लेंथ की यूनिट है। और इसको जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इसको समझा, तो हमें ये पता चला कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो लाइट जो है 1 साल में कितने डिस्टेंस, तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत बार क्या होगा आपको, इसके लिए अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखें, तो अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी आप यूज कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल्स में, अप्रोक्सी, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है, या 1 लाइट ईयर इतनी डिस्टेंस होती है। अब यहां पर ये चीज तो हमको समझ में आने लगी। अच्छा, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से तो बड़ी यूनिट है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 10⁻11 है, यहाँ पर 10⁻15 है, कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10⁻4 का डिफरेंस है, और 10⁻4 का मतलब कि ये जो है वो 10,000 गुना बड़ी है। कितना, 10,000 गुना। इसका मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1 लाइट ईयर डिस्टेंस जो है वो 10,000 गुना बड़ी है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से मैं बताना चाहता था एक्चुअली कितनी बड़ी है। लेकिन ये यूनिट साथ ही साथ में, ये 1 लाइट ईयर यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिनोमिना है। इससे बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये हमें डिस्टेंस ही नहीं बताती है, साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें देती है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज किस तरीके से देती है हमने, कि जैसे अगर कोई बोलते हैं कि वो स्टार जो है वो हमसे 2 लाइट ईयर दूर है। अच्छा, 2 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब क्या है कि लाइट जब वहां से ट्रेवल करी थी, तो वो आज हमारे यहां तक पहुंचने में उसको कितना साल लगा, 2 साल। इसका मतलब वो जो लाइट हमारी आंखों में जा रही है वो स्टार से कब निकली थी, तो वो 2 साल पहले निकली थी। 2 लाइट ईयर का मतलब यही हुआ कि 2 साल पहले जो लाइट निकली थी वो आज हमारी आंखों में जा रही है। इसका मतलब जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो हम उसका एकदम एग्जैक्ट वर्तमान नहीं देख रहे होते हैं, हम एक्चुअली वो पास्ट का स्टार देख रहे होते हैं, पुराना स्टार देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे तक वो लाइट जब पहुंचती है तब पहुंचते पहुंचते उसको 2 साल लग चुके होते हैं। अब इसी तरीके से कोई लाइट या फिर कोई स्टार हमसे जो है वो 300 लाइट ईयर दूर है, होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पे हमारे पास 300 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब जिस लाइट को वो अगर वहां से निकली, ठीक है, वो लाइट अगर वहां से निकली है, तो वो वहां से निकली है तो यहां तक अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 300 साल लगेंगे। इसका मतलब हम जिस स्टार को देख रहे हैं वो 300 साल पुराने स्टार को देख रहे हैं। अब 300 साल पुराने स्टार को हम देख रहे हैं, और वहां से जो लाइट अब आज के समय में निकली होगी, अभी निकली होगी, वो अब यहां पर मैं नहीं देख पाऊंगा, वहां पर कोई और साइंटिस्ट आज से 300 साल बाद उस स्टार को देखेगा तो वो लाइट उसे दिखाई देगी जो आज निकली है। तो ये यूनिट एक्चुअली हमें क्या था कि हमें थोड़ा सा हमारे इस नेचर को समझने के लिए भी अच्छी तरीके से
तरीके से समझा रही थी, साथ ही साथ में डिस्टेंस को भी अच्छी तरीके से समझा रही थी। तो ये जो था, तो लाइट ईयर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर लाइट ईयर के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरी हम और इससे बड़ी यूनिट देखते हैं। तो तीसरी जो बड़ी यूनिट है हमारे पास में वो है पार्सेक। अब पार्सेक का मीनिंग अगर आप इसको करें तो पार्सेक का मीनिंग अगर हम लिखे इसको, मैं अगर दूर दूर लिखूं तो पर सेकेंड होगा ये। अब पर सेकेंड यहाँ पर, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है कि ये सेकेंड टाइम वाला सेकेंड नहीं है, ये एंगल वाला सेकेंड है। अब 1 सेकेंड एंगल एक्चुअली क्या होता है, तो ये थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ कि हमें मालूम है कि हमने क्या करा, एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद यहां से यहां तक पूरा एंगल अगर यहां से मेजर करते हैं तो उस एंगल को हमें मालूम है कि हम कितना बोलते हैं, तो वो एंगल हम बोलते हैं 360 डिग्री। कि ये जो पूरा एंगल घूम के आता है वो 360 एंगल। अब ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होता है पूरा घूमने पे, वो 360 डिग्री होता है। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर मैं मिला देता हूं तो ये इसका हाफ पार्ट ये कितना होगा 180 और फिर इसका ये वाला पार्ट 90। ठीक है, यानी इस पूरे एंगल के अगर मैं 360 पार्ट कर दूं तो उसके एक छोटे पार्ट्स को यहाँ पर एक जो छोटा सा पार्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये एंगल मेरे पास कितना होगा, तो ये होगा 1 डिग्री एंगल। ठीक है, गलती से मुझसे सेंटीग्रेड लिखा गया, 1 डिग्री एंगल होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर इसी तरीके से 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यहां तक आते आते 90 डिग्री, यहां पर 180 270 और 360। तो हमने क्या करा, हमें मालूम था कि 360 एंगल होता है और उस मतलब उस सर्कल के उस हिस्से के अगर मैं यहां से इसी तरीके से कितने 360 पूरे पार्ट कर देता हूं, तो जो एक जो हमको दो लाइन के बीच का जो एक इंक्लिनेशन दिखता है, उस एक इंक्लिनेशन को हमने नाम दिया 1 डिग्री। तो वो होता है 1 डिग्री एंगल। अब थोड़ा सा यहाँ पर अब समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री एंगल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि 1 डिग्री एंगल हुआ। अब जैसे एक लाइन यहाँ पर थी और एक लाइन ये यहाँ पर, ये तो बहुत छोटा सा होगा। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को ये 1 डिग्री जो है वो काफी बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये छोटा होगा। बार बार मुझसे सेंटीग्रेड लिखा रहा है, सॉरी। अब ये 1 डिग्री के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अब ये 1 डिग्री, तो आप लोग ये चीज तो समझ लो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस तो यहाँ पर छोटी है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो ये डिस्टेंसेस बड़ी नहीं होते जा रही। देखिए ये डिस्टेंस और बड़ी होगी। अब हमने क्या करा, काफी आगे जाने पर यही इसी एंगल को अगर हम आगे ले जाएं तो आगे ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस भी हो जाती है ये बहुत। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ से ये इस पॉइंट से ये डिस्टेंसेस को बढ़ाते जाते हैं, तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसका ये जो हिस्सा है ये वाली डिस्टेंसेस भी बढ़ते जा रही है। और इस वाले हिस्से को, यहाँ वाले इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये हिस्से को हम बोलते हैं एक्चुअली आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर हमने क्या करा, कहीं दूर जाकर हमें एक अच्छी बड़ी लेंथ मिल गई, तो हमने क्या करा, इस वाले लाइन के हमने फिर से कितने पार्ट करे, 60 पार्ट करे। कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए। और 60 पार्ट्स को फिर से यहां पर इसके सेंटर पे मिलाया। अब जैसे हमने सेंटर पे मिलाया तो फिर से एक नया इंक्लिनेशन मिला होगा। अब चूंकि 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट्स करे थे, तो यहां पर अब एक इंक्लिनेशन जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा कि 1 डिग्री का आपने कितने पार्ट करे, 60 पार्ट करे, और ये है आपके पास एक नया आएगा, तो ये कहलाएगी अब 1 मिनट। तो ये हमें एक 1 मिनट पता चली, और इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक डैश का यूज करते हैं। ठीक है, ये टाइम वाले से मतलब एकदम 60 लिया है, इसलिए हमने इसको मिनट ही बोला, लेकिन ये टाइम वाली यूनिट नहीं है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बोला 1 मिनट। ठीक है,
तो ये हमारे पास एंगल बहुत छोटा सा है, जो 1 डिग्री एंगल जो था, ठीक है, 1 डिग्री एंगल को जब हम आगे ले गए, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग कि 1 डिग्री एंगल जो बहुत छोटा सा इंक्लिनेशन था, जब हम उसे आगे ले गए तो डिस्टेंस अच्छी हो गई। और फिर यहाँ पर उस लाइन के हमने कितने पार्ट करे, 60 पार्ट करे, और उन लाइन को वापस से यहाँ पर मिलाया, तो जो एक इंक्लिनेशन बना, उस एक इंक्लिनेशन को अब हम क्या बोलने लग जाएंगे कि वो एंगल 1 डिग्री का 60 पार्ट है, मतलब वो कितना है एंगल, वो 1 मिनट का एंगल है। ठीक है, अब 1 मिनट का एंगल है। फिर अब हमने क्या करा, अब हमने जो नया एंगल हमारे सामने लेके गए, वो हमने अब लेके गए 1 मिनट वाला। तो 1 मिनट वाला एंगल लेके चले हमने, जो हमने यहां पर से बनाया था, ये वाला 1 मिनट वाला एंगल जो बनाया था यहां पर। अब ये वाला एंगल जो था हमारे पास, वो कितना था, दैट एंगल इज 1 मिनट। फिर से हमको ये चीज तो पता है कि ये क्या होते जाएगा, यहां से हम जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगी। फिर से आगे जाके हमने इस लाइन के कितने पार्ट करे, जहां पर हमें लाइन इतनी बड़ी मिल गई कि हम उसके आसानी से 60 पार्ट कर सकते हैं, तो उसके हमने 60 पार्ट्स करे और फिर से यहां पर इसको जोड़ा। तो मिनट, यानी फिर से समझिएगा कि 1 मिनट एंगल के भी हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए। तो इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, तो ये एंगल जो होगा हमारे पास, वो होगा अब कितना, 1 सेकेंड एंगल। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने लगे, तो इसके लिए हम डबल डैश का यूज करने लगे। ठीक है, तो उम्मीद है काफी अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 1 सेकेंड एंगल यानी 1 मिनट के भी हमने क्या करे, 60 पार्ट करे। तो यहां पर एक बहुत छोटा सा इंक्लिनेशन हमको 2 लाइन के बीच में मिलेगा, और दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड 1 सेकेंड एंगल। ठीक है, अब यहां पर एक बात यहां पर आप समझने वाली बात है कि जब इसके लास्ट कॉर्नर को इस तरीके से जब हम मिलाएंगे, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्क। अब ये हिस्सा जो कहलाएगा आर्क, और इस आर्क के दोनों छोर को जब हम इस पॉइंट से मिला रहे हैं, तो यहां पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, और इस एंगल को बोलेंगे एक यहां पर, तो इस आर्क ने क्या करा, उस पॉइंट पर एक एंगल बनाया, तो इसको बोलेंगे हम सबटेंड। क्या बोले, सबटेंड। तो यहां पर क्या होगा कि उस आर्क की वजह से यहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, एक एंगल का निर्माण हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अब ये मेरे पास एक, ये यहाँ तक इतना बड़े, इतनी डिस्टेंस है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसका एंगल, तो इसने एंगल सबस्टेंट यहाँ की अगर बात करो तो वो कितना एंगल, तो यहाँ से हम इसको इधर से और इसको इधर से मिलाएंगे, बीच में जो एंगल कुछ बनेगा, कुछ थीटा एंगल बनेगा, और वो थीटा एंगल का बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसने इस पॉइंट के ऊपर उस थीटा एंगल सबस्टेंड किया। लेकिन अब मैं बोलूँ, अब यही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कितना, इतने डिस्टेंस के ऊपर, तो क्या करोगे, तो आप देखोगे कि ये एंगल अब क्या हो गया, तो बड़ा हो गया या छोटा हो गया। तो बच्चों ये एंगल अब छोटा हो गया। थोड़ा सा देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, क्या कि अगर मैंने क्या करा कि यहां पर अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इस आर्क ने, तो इस आर्क ने अगर यहां पर एंगल की बात करते, तो यहां पर एंगल कितना बनाया होगा, तो इतना बनाया होगा। लेकिन इसी आर्क ने यहां पर एंगल कितना बनाया होगा, तो ये एंगल कैसा होगा, छोटा, और यहां पर क्या होगा, तो इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब यहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाती है, डिस्टेंसेस उस पॉइंट से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, तो वो एंगल का इंक्लिनेशन यानी झुकाव, 2 लाइन के बीच का झुकाव कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमको ये चीज समझ में आया। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ये हमें पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। इसका मतलब यहां पर इनकी भी एंगल और आर्क के बीच में क्या रिलेशन है, कि अगर आर्क आप बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन रेडियस और एंगल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, कि रेडियस यानी रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जैसे आप ज्यादा बढ़ाओगे तो उसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। इसका मतलब एंगल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता था। तो उम्मीद है बच्चों ये 1 सेकेंड एंगल के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अब इतने को रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे की चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अब समझना, तो अब हमको एक सेकेंड एंगल समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, एक सेकेंड एंगल के लिए सबसे पहली चीज तो हमने क्या करा कि हमारे पास जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, तो वो हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ली। कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ली, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो सबसे फर्स्ट टाइम हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब ये यूनिट हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ी, और जो कितनी थी, तो वो थी 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के अराउंड थी। इतनी डिस्टेंस थी। अब देखिए, समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस पॉइंट पर यहां पर बनाऊंगा, तो यहां से अगर मैंने एक इस आर्क ने, इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक पॉइंट के ऊपर एंगल, तो यहां पर आपको कुछ एंगल मिलेगा। लेकिन हमने ये देखा कि एंगल बड़ा है, थीटा कुछ आ रहा है, 30 आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, इवन कुछ ना कुछ आ रहा होगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने ये डिस्टेंस और दूर कर दी, यहां पर कर दी, तो अब हमको क्या पता चल रहा है कि सर ये जो इंक्लिनेशन, उसी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वजह से ये इंक्लिनेशन और कम हो गया। और इसी तरीके से हम करते गए तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा कि यहां पर वो इंक्लिनेशन जो है वो कितने का हो जाए, वो 1 सेकेंड के इंक्लिनेशन हो जाए। यानी यहां पर अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 1 सेकेंड का हो जाए। समझ पा रहे हो? तो 1 सेकेंड का इंक्लिनेशन मतलब आर्क कितना है, तो आर्क तो है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जिस पॉइंट पर एंगल सबटेंड किया है, वो एंगल सबटेंड 1 सेकेंड का होना चाहिए। तो ये हिस्सा हमारे पास में क्या होगा, इसी तरीके से पूरा एक सर्कल बनेगा, तो ये क्या बन जाएगी उस समय पर, उसकी रेडियस। और ये रेडियस जितनी डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पारसेक। तो उम्मीद है बच्चों ये 1 पारसेक का मीनिंग समझ में आया होगा। तो 1 पारसेक का मीनिंग क्या है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जब किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर देती है, तो उस समय पर जो रेडियस होती है, वो रेडियस वाली डिस्टेंस या रेडियस की लेंथ को हम बोलेंगे 1 पारसेक। उम्मीद है बच्चों मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, समझ में भी आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। तो ये थी, ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसका ड्रॉ, अब मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर चलिए। आपको अगर लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप ड्रॉ जरूर बनाइए इसके, ठीक है। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर अब इसके बारे में अब इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से। तो हमें एक फॉर्मूला पता था, हमें एक फॉर्मूला जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़ चुके हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होती है, ठीक है। अब लेकिन हमारी जो मेन जो पारसेक है वो रेडियस ही बनता है, तो रेडियस को मैं इधर लिया हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन में एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों को समझिएगा, अगर हम किस में एसआई सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, तो इसको मीटर में रखना पड़ेगा, और ये जो है प्लेन एंगल है, ठीक है। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो है बच्चों रेडियन। तो इसका मतलब हम जो सेकंड में कन्वर्ट हो, उस सेकंड को हमको कहीं ना कहीं रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हमको रेडियस, ये रेडियस यानी पारसेक यूनिट मिलेगी। चलिए समझते हैं। तो अब रेडियस ही हमारे पास एक्चुअली 1 पारसेक बनता था, ठीक है। अब आर्क, तो आर्क किसके इक्वल थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर इस तरीके से। तो ये आर्क किसके बराबर थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब भैया रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करें, तो हमको मालूम है, ठीक है, हमको मालूम है इस तरीके से कि क्या होता है, जो एंगल जो होता है वो मतलब हाफ एंगल जो होता है 180 वाला, वो कितना होता है, तो वो होता है पाई एंगल होता है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। फिर उसके बाद उसके हमने कितने हिस्से कर देने हैं, तो उसके हमने 60
इंटू 60 इंटू 180। समझ पा रहे हो सभी लोग? देखिए यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 सेकेंड एंगल हम किस तरीके से इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको मालूम है कि पाई अपॉन 180 दैट इज 1 रेडियन होता है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सॉरी 1 डिग्री एंगल में ये 60 मिनट, और फिर मिनट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो ये जो पूरा होगा इतना रेडियन एंगल कितना हो, किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड के इक्वल। तो वही लिखा है, ठीक है। अब जब इस पूरे को हमने कैलकुलेट किया, इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 पारसेक इज इक्वल टू जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कितना मिलता है, तो मिलता है 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना बोलने लग जाते हैं, तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर हम इसे बोलने लग जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर ये जो पारसेक का मीनिंग है, पारसेक किस तरीके से डेवलप हुआ, ये आपको समझ में आता होगा। अब पारसेक सीधी सी बात है, सीधे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 टू द पावर 16, और जो हमारे पास इसके पहले लाइट ईयर आया था उसमें 10 टू द पावर 15 आया था, तो दैट इज लार्जर यूनिट एज कंपेयर टू लाइट ईयर। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि लाइट ईयर जो है वो पारसेक के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी यूनिट है, ठीक है। अब 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। तो उम्मीद है बच्चों ये पारसेक का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि और भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आएंगी जो हम छोटे बेसिस पे जिसको यूज करते हैं, छोटे बेसिस पे हम जिसको यूज करते हैं, फिजिक्स में भी जिसमें छोटे बेसिस पे यूज करते हैं, अब उन यूनिट्स को हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे भारत में कुछ यूनिट्स चलती थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने काफी साल राज किया। तो एक्चुअली ब्रिटिश में जो यूनिट चलती है, जो फुट, फीट, पाउंड, ये उनकी यूनिट थी, ठीक है। अब उनकी यूनिट थी, वहां पर भी आज भी प्रैक्टिकल यूनिट वो इन्हीं को मानते हैं। अब इस तरीके से जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने ये यूनिट भारत में भी दे दी थी, लेकिन आज तो हमने काफी सारे सिस्टम से इस यूनिट को हटा दिया है, लेकिन फिर भी आज भी हम बहुत सारी चीज क्या होता है उन्हीं प्रैक्टिकल यूनिट के ऊपर मानते हैं, ठीक है। तो उसमें से देखिए जैसे ये 1 इंच की बात करते हैं, तो ये 1 इंच कितना होता है, तो ये होता है 0.0254 मीटर, या फिर इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों जब आपने ये चीज देखा होगा कि जो हमारी जो स्केल आती है, ठीक है, जो हम जो लाइन खींचते हैं, जो स्केल आती है, ठीक है, स्कूल के काम में जो स्केल आती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की, यानी उसके ऊपर इंच देखेंगे तो 12 इंच की होती है, ठीक है। तो 10 इंच की क्यों नहीं बनाई, तो ये क्या था कि ये उस टाइम पर ब्रिटिश यूनिट जो चलती थी तो वो वहां पर उनका स्टैंडर्ड ये था, उनका प्रैक्टिकल यूनिट ये थी, तो इसलिए उसी टाइम पर और आज भी हम उसी यूनिट को चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 फुट कितना होता है, तो 1 फुट होता है 0.304 मीटर। 3 फीट कितना होता है, तो 3 फीट जो होता है आज भी डिस्टेंस में मतलब जो लेंथ होती है फीट में हम मेजर करते हैं तुम्हारी कितनी हाइट है, 3 फीट 2 फीट। तो इस तरीके से तो 3 फीट बराबर होता है 1 यार्ड, और 1 यार्ड कितना होता है, तो वो होता है 0.9144 मीटर। तो ये जो कुछ यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट जो ब्रिटिश ने देके गए थे और जिसको आज भी हम घिसे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, ठीक है। काफी हद तक तो नहीं, लेकिन फिर भी आज भी पुराने लोग इन यूनिट में काम करते हैं, एक्चुअली करते हैं। चलिए अब यहाँ पर अब थोड़ा सा समझिएगा, जैसे माइल, अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि माइल दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेकिन ये जब हम अर्थ पे बड़ी डिस्टेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब तो 1 माइल कितना होता है, तो वो होता है 1.609 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉटिकल माइल क्या होता है, तो माइल और नॉटिकल माइल यहाँ पर समझिएगा, जब क्या हुआ कि जब शिप कोई क्या होता है, शिप जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है,
ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस जब कवर करते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, तो अर्थ हमारी जो राउंड है, अब अर्थ हमारी राउंड है तो जो शिप जो होगा वो अपने डिस्टेंस ऐसे राउंड में ट्रेवल करेगा। अब राउंड में ट्रेवल करेगा तो माइल जो यूनिट बनी वो क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को दिखाता है, स्ट्रेट लाइन, ये होता है 1 माइल। लेकिन अब जो शिप या एरोप्लेन जो गया होगा, एरोप्लेन जब यहां से गया होगा तो वो कुछ इस तरीके से गया होगा। तो एरोप्लेन ने क्या, यहां पर तो ये 1 माइल था, अब यहां पर ये 1 माइल था, लेकिन क्या एरोप्लेन ने 1 माइल की डिस्टेंस ट्रेवल करी? नहीं, वो कुछ ज्यादा ट्रेवल करी होगी। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि जब स्ट्रेट लाइन पे अगर हम 1 माइल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं तो शिप ने या एरोप्लेन ने उसी डिस्टेंस को जब ट्रेवल करा होगा तो हम उसको नया नाम, वो इससे जनरली बड़ा तो होगा लेकिन इसको हम नया नाम देंगे, और वो नया नाम नॉटिकल माइल। ठीक है। तो नॉटिकल माइल क्या होता है, उस रास्ते की डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं होता है। तो जब क्या होता है, जब हम अर्थ पे स्ट्रेट एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट सीधी लाइन पे जब मूव करते हैं तो माइल का यूज करते हैं, और जब एरोप्लेन जब ज़्यादा डिस्टेंस को या उड़ के इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करता है या राउंड स्फेयर पे हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वहां पर नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इजी था। अब यहां पर क्या हुआ कि एक्चुअली अब हम प्रैक्टिकली या फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये चीज़, जैसे ये चीज़ दिखाई दे रही है, हमने ये सोचा हम कितनी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, तो हमने इसके और छोटे से करे, तो क्या हम सेंटीमीटर वाली चीज़ों को देख सकते हैं? तो हमने देखा हाँ, हम स्केल पे सेंटीमीटर नापते हैं, सेंटीमीटर हम देख सकते हैं। उससे भी छोटा हमने मिलीमीटर देखा, तो मिलीमीटर वो भी हम लोगों को दिखता है। और मिलीमीटर एक्चुअली कितना होता है, तो मिलीमीटर होता है 10 टू द पावर -3। इससे और छोटा हम गए यानी 10 टू द पावर -4 पे गए, तो वो चीजें हमको दिखी, लेकिन अब हमको ग्रुप में नहीं, मतलब उसका पूरा एक, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके अलग अलग पार्ट में वो हमको एक रूप में दिखने लगी। और फिर इससे और ऊपर जाते हैं तो एक्चुअली वो हमको दिखना ही बंद हो जाती है। यानी हम इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे 10 टू द पावर 4 को अगर हम 10 टू द पावर -4 को, तो जैसे पानी, तो पानी हमें दिखता तो है लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंसेस नहीं दिखते, क्योंकि वो डिस्टेंस इस रेंज की होती है। ठीक है। तो अब हमें क्या होता है, दिखना बंद हो जाती है, फिर उसके बाद और चीजें, तो चीजें हमको दिखना ही बंद हो जाती है। तो उस जो छोटी जो फिर होगी तो उसको देखने के लिए अब हम अलग एक स्पेशल चीज का यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप को हम देखो तो हम किन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इस रेंज की चीजों को हम माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं 10 टू द पावर -6। ये एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस या मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर जो करते हैं वो इस प्रैक्टिकल यूनिट से करते हैं, और इसको शो करते हैं यहाँ पर ये माइक्रो से। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है। यानी 1 मीटर के बाद अगर 10 टू द पावर 6, यानी इसके पास कितने जीरो लगाएं, हम 6 जीरोस लगाएं, तो 1 टेंस, थाउजेंड्स, 100,000, ठीक है, या फिर लाख, 10 लाख, 100 लाख, तो 100 लाख मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है ये। तो 1 मीटर के इतने जब टुकड़े हम कर देते हैं तो उसके एक छोटे से टुकड़े को हम माइक्रोन बोलेंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो इसके लिए एक्चुअली हम किसको, तो इसके लिए हम जब क्या होता है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए इस डिस्टेंस का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद नैनोमीटर इससे भी छोटी यूनिट, छोटी डिस्टेंसेस। अब इससे छोटी डिस्टेंसेस की अगर हम और ज़्यादा बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वही मॉलिक्यूल्स के बीच की और छोटी डिस्टेंसेस को हम देखना चाहते हैं। तो ऑन छोटी डिस्टेंसेस को हम देखना चाहते हैं तो वहां पर हमने और यूनिट बने, दैट इज नैनोमीटर। वो कितना होता है, तो 10 टू द पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ में जैसे ये माइक्रोन की जो यूनिट होती है, हम एक्चुअली क्या होता है जब प्लास्टिक जब लेने जाते हैं या प्लास्टिक की पॉलीथीन लेने जाते हैं, तो वहां पर पॉलीथीन लेने जाएंगे तो हम क्या होता कि यार मुझे एक काम करो, मुझे 2 माइक्रोन की पॉलीथीन दे दो। अब 2 माइक्रोन की पॉलीथीन का मतलब क्या है कि मैंने उसकी थिकनेस, आपको उस प्लास्टिक की थिकनेस बताई कि मुझे 2 माइक्रोन का पॉलीथीन चाहिए।
अब 2 माइक्रोन का पॉलिथीन चाहिए तो वो एक आसान भाषा हो गई, बोलना आसान हो गया, उसको समझना आसान हो गया। लेकिन अगर मैं उसे बोलूं कि मुझे 2 × 10⁻⁻6 मीटर विड्थ वाली प्लास्टिक की पॉलिथीन दे दो, तो उसको समझना भी मुश्किल और सामने से बताना भी मुश्किल, तो ये अनकन्वीनियंट रहा। ठीक है। अब इसी तरीके से किसी ने बोला कि मुझे 6 माइक्रोन वाली पॉलिथीन दे दो, तो अब हम लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये 2 से 6 ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा मोटी होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर बेसिकली ये भी क्या होता है, डिस्टेंसेस, मॉलिक्यूल के डिस्टेंसेस को हम इससे मेजर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल को ए के ऊपर इस तरीके से ये एंगस्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो अब 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये जो होता है, तो बच्चों ये जब हमने क्या करा और इससे छोटे चीजों को देखा, तो ये हमने कहा किसको देखा, तो ये हमने एटम्स को देखा। तो जब एटम के साइज की अगर हम बात करते हैं, तो एटम के साइज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, तो वहां पर हम एंगस्ट्रॉन का यूज करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। एटम का साइज मिलते हैं। फिर उसके बाद और आगे हम गए तो फिर सीधे हमको 10⁻⁻15 मिला। बोले सर 12 का क्यों नहीं बनाया, 13 का क्यों नहीं बनाया, तो हमने जब नेचर में हमने देखा तो हमें ऐसी चीज नहीं मिली, तो ऐसी चीजें नहीं मिली, तो हमने उसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी नहीं बनाई। अब इससे छोटी चीज हमको जब देखने को मिली, तो एटम के अंदर की जब हम बात करते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी एटम के अंदर के पार्टिकल्स के जब शेप और साइज की बात की जाती है, तो वहां पर हम फर्मी मीटर का यूज करते हैं। तो फर्मी मीटर कितना होता है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक सारी लेंथ के बारे में प्रैक्टिकल यूनिट्स समझ में आई होंगी, इनकी क्या जरूरत होती है, सारे यूनिट्स के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज के क्लास में काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।